स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर को तलवार मिली और उसके विचार तेजी से घूमने लगे। अब उसे कुछ भी जानबूझकर छिपाने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह फायदे और नुकसान को तौल रहा था। अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करके, अपनी प्रतिभा को उजागर करके, वह निश्चित रूप से सभी को चकाचौंध कर देता। शरीर को सुदृढ़ करने की शक्ति को उजागर किए बिना भी सिर्फ एक साधारण बच्चे के शरीर का उपयोग करके तलवार चलाने पर, हालांकि वह लहर तलवार कौशल को उसके चरम पर प्रदर्शित नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मूल विशेषता और तलवार साधु की तेज नजर से उसकी तलवार कला में छिपी क्षमता को पहचाना जा सकता था। तलवार साधु जैसे गुरु को पाकर उसे स्वाभाविक रूप से इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे उसकी प्रतिभा पर लालच करेंगे। हालांकि शिष्य बनने का मतलब था कि उसे उनके साथ दक्षिण के तलवार कुटीर में रहकर साधना करनी होगी। वह जगह तलवारबाजों के लिए एक पवित्र भूमि थी, फिर भी उसकी समग्र विरासत सेनापति भवन की गहराई या वर्षा श्रावण मीनार की समृद्धि से मेल नहीं खा सकती थी। और उसे शतरंज कला और अन्य कलाओं के माध्यम से अपनी तलवारबाजी को बढ़ाना था। तलवार साधु का कड़ा और गंभीर स्वभाव देखते हुए ये संभावना थी कि वह बहुत सख्त होंगे और उसके भटकाव को सहन नहीं करेंगे। या शायद उनका शिष्य बनने पर वह उनके साथ बातचीत कर सकता था और उन्हें सेनापति भवन में रहकर उसे सिखाने के लिए मना सकता था। लेकिन सेनापति भवन एक विदेशी विशेषज्ञ को, जो वीर के परिवार की एक पीढ़ी के बराबर था, अपने परिसर में लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। और वह व्यक्ति भी शायद सहमत नहीं होता। रहने दो, उसे प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इस समय ज्ञानदेव की आवाज आई, जिसमें थोड़ी नाराजगी थी। वीर, जो अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था, ये सुनकर चौंक गया और उनकी ओर देखा। हीरा रानी हकीकत में लौटते हुए जल्दी से बोली, तलवार साधु, ऐसा क्यों है? उसकी आंखों में तलवार नहीं है, वह तलवार से प्यार नहीं करता। इतनी कम उम्र में उसके विचार बिखरे हुए हैं और उसमें तलवार की साधना के लिए जरूरी गुण नहीं है। ज्ञानदेव का भाव फिर से उदासीन हो गया। यदि ये सेनापति भवन में न होता तो वह पहले ही मुड़कर चले जाते, आगे समझाने की जहमत नहीं उठाते। तलवार साधु, बच्चा अंदर से घबराया हुआ होगा, उसे प्रदर्शन करने का मौका क्यों नहीं देते? पीछे से सेवक काका ने जल्दी से कहा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था, जिसे खोना बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दूसरे ने उसकी तरफ देखा। उस तलवार जैसी तेज, उदासीन निगाह ने सेवक काका को अपने गले में एक सिहरन महसूस कराई, जैसे कि उसका जीवन कट रहा हो, और वह अनजाने में बोलना बंद कर दिया। तलवार साधु, वीर बचपन से ही हवेली में रहा है, उसने ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, और वह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से उसने तलवारें ज्यादा नहीं संभाली हैं, इसलिए उनमें रुचि न होना सामान्य है, हीरा रानी ने अपनी राजसी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। हालांकि ज्ञानदेव ने हीरा रानी के साथ सेवक काका जैसा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वह आखिर सेनापति भवन की समकालीन मालकिन थी और प्रभारी थी। उन्होंने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। मालकिन, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन आप तलवार नहीं चलाती, आप तलवारबाजी को नहीं समझती। अगर यह सिर्फ एक सामान्य स्तर तक पहुंचने के बारे में है, या सांसारिक दुनिया में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ बनने के बारे में है, तो मेरे मार्गदर्शन से यह संभव होगा। लेकिन शिखर तक पहुंचने की इच्छा रखना, मेरे तलवार कुटीर के न्यूनतम मानक को पूरा करना, वह पहुंच से बहुत दूर है। तलवार के साथ प्रशिक्षण में मैं केवल दो चीजें देखता हूं, तलवारबाजी की प्रतिभा और तलवार के लिए भावना। अच्छी प्रतिभा, लेकिन तलवार के लिए कोई भावना नहीं, केवल एक दूसरे दर्जे के मानक तक ही पहुंच सकता है। तलवार के लिए स्वयं प्यार, औसत समझ के साथ भी, एक दिन जब तलवार का सार समझ में आ जाएगा, तो वे पहले दर्जे के रैंक में प्रवेश कर सकते हैं। इस बार असामान्य रूप से वाचाल होकर ज्ञानदेव ने खुद को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने रिया की ओर देखा और हीरा रानी से कहा, जब ये बच्ची आई, तलवार पकड़े हुए, मैं उसकी आंखों में तलवार देख सकता था, उसका उससे प्यार। 1000 हथियारों में से वह एक तलवार को एक नज़र में पहचान लेगी। उसके साथ, भले ही उसकी प्रतिभा कम हो, जैसे जैसे वह तलवारबाजी का अभ्यास करती रहेगी, तलवार के सार को विकसित करेगी, उसकी भविष्य की उपलब्धियां महान होंगी। उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा का तो कहना ही क्या। ये कहने के बाद वह वीर की ओर मुड़े। इस लड़के की आंखों में हालांकि तलवार का जरा भी निशान नहीं है। यहां तक कि जब उसने तलवार उठाई तो कोई भावना नहीं थी। उसकी प्रतिभा चाहे जो भी हो, वह अब महत्वपूर्ण नहीं है। वह तलवारबाजी के मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने अपना अंतिम मूल्यांकन दिया। इन शब्दों के बाद हीरा रानी पूरी तरह से चुप हो गईं। आंगन में सन्नाटा छा गया। हीरा रानी बोलना चाहती थी, लेकिन दूसरे की आंखों में दृढ़ता देखकर वह जानती थी कि आगे समझाना बेकार था जब तक कि वे कुल के बुजुर्गों को न बुलाएं, जो वीर के परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बहुत अपमानजनक होगा। उन्होंने वीर की ओर एक जटिल नजर से देखा और अंदर ही अंदर आह भरी।
वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह बच्चा स्वभाव से जंगली था, अक्सर आंगन में घर के नौकरों के साथ शतरंज खेलने में लगा रहता था। ऐसे मामूली कौशल समृद्ध समय में खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर भी सेनापति रणवीर और उनकी पत्नी के मौजूद न होने पर वह उसे बहुत सख्ती से अनुशासित नहीं कर सकती थी। कुछ बार उसे डांटने के बाद भी जब उसने ध्यान नहीं दिया और बच्चे ने गुप्त रूप से नौकरों को अपने साथ खेलने के लिए लगाया, तो वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। वास्तव में क्या ये सब केवल भाग्य था? जब हीरा रानी चुप रहीं, तो ज्ञानदेव अपनी बात कह चुके थे। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दूसरे क्या सोचते हैं। वह काफी स्पष्ट थे, यदि वीर का परिवार बच्चे को उन पर थोपने पर जोर देता तो वह शालीन नहीं होते। इस समय अपने बगल में बैठी छोटी लड़की को देखकर उनकी आंखों में स्नेह छिपा नहीं था, क्योंकि उनके चेहरे की ठंडक थोड़ी पिघल गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? रिया, छोटी लड़की ने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर वीर की ओर देखते हुए उसने बूढ़े सज्जन से कहा, क्या आप भैया वीर को थोड़ा प्रदर्शन करने दे सकते हैं? भैया वीर बहुत होशियार हैं, रिया से कहीं ज्यादा होशियार। ज्ञानदेव हल्का सा मुस्कुराए। चालाक होने का क्या फायदा है? क्या शाही दरबार में वे विद्वान और साहित्यकार सब चालाक नहीं हैं? इसके अलावा उन्होंने पहले ही वीर की आंखों में छिपे जटिल विचारों, उसके अंदर भारी विचारों को देखा था। इतनी कम उम्र में उसका अशुद्ध दिल तलवार के प्रशिक्षण के शुरुआती चरण में एक ठोस नींव रखना और भी मुश्किल बना देगा, जिससे वह विचलित और विलंबित हो जाएगा। यही कारण है कि कुछ परिपक्व बच्चे अंततः भीड़ में फीके पड़ जाते हैं, जबकि कुछ असंगत और मितभाषी लोग बाद में जीवन में महान व्यक्ति बन सकते हैं। ज्ञानदेव को देर से खिलने वाला मुहावरा पसंद नहीं था। उनके लिए ये सांसारिक लोगों की अज्ञानता थी जो सच्ची प्रतिभा के सुरक्षात्मक बाहरी आवरण को नहीं देख सकते थे। ध्यान और समर्पण, ये प्रतिभा के गुण हैं। कुछ बाहरी रूप से चालाक बच्चे जो हर चीज के बारे में थोड़ा जानते हैं और वयस्कों की बातचीत में दखल दे सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए हंसी और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। वे वही हैं जिनसे साधना के मार्ग में बचना चाहिए। ठोस और स्थिर, थोड़ी आत्मा के साथ, वह सबसे अच्छा पौधा है। रिया, मेरे साथ पहाड़ों में साधना करने चलो, ज्ञानदेव ने धीरे से कहा। तो क्या आप भैया वीर को भी हमारे साथ ले जाएंगे? रिया ने ऊपर देखते हुए पूछा। सिर्फ तुम? तो मैं नहीं जाऊंगी, रिया ने तुरंत कहा, एक कदम पीछे हटते हुए, जैसे कि उसे डर हो कि वह उसे जबरदस्ती ले जा सकते हैं। वीर के बगल में दुबक कर और उसकी बांह को गले लगाते हुए, मैं भैया वीर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। ज्ञानदेव के भाव थोड़े बदल गए और उनकी भौहें तन गईं। हालांकि रिया अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद आखिर अभी भी एक बच्ची थी और वह गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना सिर हीरा रानी की ओर मोड़कर कहा, मालकिन, मैं रिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब उसकी साधना फल देगी तो मैं उसे वापस आने दूंगा। बेशक ऐसा हो सकता है कि कई साल न लगें और आप उसके नाम की ख्याति बाहर सुन लें। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बात की, क्योंकि जिस पल उन्होंने इसकी घोषणा की, दुनिया में कई लोग तुरंत रिया नाम को पहचान लेंगे। तलवार साधु ज्ञानदेव की नई शिष्या, सिर्फ इस उपाधि के साथ वह पूरे प्रांत में प्रसिद्ध हो जाएगी। हीरा रानी ने धीरे से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्ञानदेव के शब्दों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला। वीर पहले ही अपनी शांति वापस पा चुका था, उसके होंठ थोड़े मुड़े। ये ठीक था, उसने खुद के लिए अपनी पसंद बना ली थी, जिससे उसे सोचने की परेशानी से बच गया। भैया वीर, मैं नहीं जाऊंगी। रिया ने वीर की बांह को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वीर भी छोटी लड़की को जाते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह समझता था कि यह उसका अवसर था। सेनापति भवन में रहकर वह साधना कर सकती थी, लेकिन बाकी सब कुछ उसके आसपास तक ही सीमित था। एक तलवार साधु की शिष्या होने के नाते सिर्फ गुरुत्व ही एक महत्वपूर्ण संबंध था, और वह बाहर की दुनिया का एक बहुत व्यापक अनुभव कर सकती थी। स्वार्थ के चलते वह छोटी लड़की को रखना चाहता था। ऐसी छोटी पूंछ का उसके पास होना उसे सुरक्षित और खुश महसूस कराता था। लेकिन रिया की भलाई पर विचार करते हुए उसने फिलहाल जाने देने का फैसला किया। धीरे से कहा, रिया, आज्ञाकारी बनो। इस बूढ़े गुरु के साथ साधना करने जाओ, और एक बार जब तुम अपनी साधना में कुछ हासिल कर लोगी, तो तुम मुझसे मिलने वापस आ सकती हो। तब मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं साधना नहीं करना चाहती, मैं अब तलवार का अभ्यास नहीं करूंगी, मुझे तलवार से नफरत है। रिया अचानक फूट फूट कर रोने लगी। ज्ञानदेव की भौहें तन गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लड़के के प्रति छोटी लड़की के लगाव को कम आंका था। आखिरकार उन्हें बचपन के प्यारे बताया गया था जो एक साथ बड़े हुए थे। उनके मन में, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो वीर को भी ले जाना एक विकल्प हो सकता है। लड़की की प्रतिभा के साथ, एक बेकार सहायक के साथ भी, वह अभी भी प्रतिस्पर्धा के योग्य थी। अच्छी बनो, तुम पहले से ही एक बड़ी लड़की हो, तुम हमेशा रो नहीं सकती। वीर ने अपनी आस्तीन से उसकी नाक पोंछी और धीरे से उसे दिलासा दिया। अपने दिल में एक चुटकी और जाने देने की अनिच्छा महसूस कर रहा था। आंगन में वयस्क चुपचाप एक बच्चे को दूसरे को सांत्वना देते हुए देख रहे थे।
कई लोगों की आंखों में जटिल भाव थे, ईर्ष्या और जलन एक साथ मिश्रित थे। बच्चे अभी भी बच्चे थे, वे अपने भाग्य से अनजान थे। वे भी चाहते थे कि उनके अपने बच्चे तलवार कुटीर में प्रवेश कर सकें। उनके लिए माताओं ने उन बच्चों को बहुत पहले ही दरवाजे से बाहर निकाल दिया होता ताकि उन्हें पता चले कि उनकी मां की लात कैसी महसूस होती है। अंततः वीर ने छोटी लड़की को शांत करने में कामयाब रहा। रिया ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, तो हमारा एक वादा है भैया वीर, आपको मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा, यहीं पर और कहीं और नहीं जाना है। हम, वीर ने जवाब दिया, मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर उसके माथे को छूते हुए। ज्ञानदेव का चेहरा भी शांत हो गया। वीर पर उनकी नजर थोड़ी नर्म हो गई। वह रिया की इच्छाओं को नजरअंदाज कर सकते थे और उसे जबरदस्ती ले जा सकते थे। आखिरकार वह बस एक बड़ी बच्ची थी और अब उसकी अनिच्छा चाहे जो भी हो, तलवार कुटीर में आधा साल का रहना समय के साथ उसे सामान्य कर देता। लेकिन अब जब वह स्वेच्छा से उनके साथ जाने के लिए तैयार थी, तो ये स्वाभाविक रूप से एक बेहतर परिणाम था। ऐसी प्रतिभा में देरी नहीं होनी चाहिए, समय कीमती था। रिया कोमल दिल की है, बुरे आदमी, आपको उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे किसी को परेशान नहीं करने देना। वीर ने रिया को शांत करने के बाद ज्ञानदेव को आश्वासन देते हुए कहा। ज्ञानदेव ने वीर के संबोधन पर थोड़ा भौहें तानी, लेकिन बच्चे की ओर से विचार करते हुए गुस्सा नहीं हुए और उदासीनता से कहा, युवा साथी, चिंता मत करो, मैं रिया का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। मेरे बगल में इस दुनिया में कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा। अच्छा, वीर ने उनकी तरफ गहराई से देखा और फिर रिया से कहा, रिया, अगर तलवार कुटीर में कोई तुम्हें परेशान करता है तो उसे एक छोटी नोटबुक में लिख लेना और मैं बाद में तुम्हारे लिए उन्हें वापस परेशान करूंगा। वयस्कों ने बच्चे के शब्दों को युवाओं के गहरे स्नेह के रूप में खारिज कर दिया, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जाने से पहले ज्ञानदेव रुक गए और हीरा रानी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरे तलवार कुटीर में एक शरीर सुधार की गुप्त पुस्तिका है, मैं बाद में किसी को उसे छोड़ने के लिए भेजूंगा। आपकी वर्षा श्रावण मीनार में रखी गई, इसे किसी को छठे स्तर तक पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। बच्चे को इसे आजमाने दो। हीरा रानी खुश हो गईं, जल्दी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया और फिर उम्मीद से चिपकी रहीं, क्या वीर सचमुच आपका शिष्य नहीं बन सकता? ज्ञानदेव चले गए, पीछे केवल एक वाक्य छोड़ गए कि बच्चा भाग्यशाली है, लेकिन उसका भाग्य उथला है। जैसे ही ज्ञानदेव रिया के साथ चले गए, आंगन महिलाओं और उनके परिचारकों से भर गया। सभी जाने से पहले एक क्षण पकड़ना चाहते थे और एक शब्द कहना चाहते थे। कुछ ने तो अपने बच्चों को भी संपत्ति से बाहर जाने वाले रास्ते पर तलवारबाजी का अभ्यास करने की व्यवस्था की। फिर भी कोई भी ज्ञानदेव का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। ज्ञानदेव के कुटिया तक पहुंच आसान नहीं थी, जिसने इसमें प्रवेश करने की इच्छा को और भी ज्यादा लालसापूर्ण बना दिया। आंगन के रंग महिलाओं के जाने के साथ फीके पड़ गए, गिरती हुई शरद ऋतु की पत्तियों की खाली खामोशी में लौट आए। वीर ने उस तलवार को पकड़े रखा जिसके साथ रिया ने अभ्यास किया था। लंबे समय तक आंगन के द्वार को चुपचाप देखता रहा, इससे पहले कि धीरे धीरे अपनी नजर हटाता। फिर उसने तलवार अपने पीछे सेवक काका को सौंपी और कहा, काका, इसे मेरे शयन कक्ष में तलवार के रैक पर रख दो और नौकरानियों से कह दो कि उन्हें इसे हर दिन साफ करने की जरूरत नहीं है। सेवक काका ने नुकसान की भावना के साथ तलवार ली। वीर की प्रोफाइल को अनिच्छा और आत्म प्रशंसा और अपराध बोध के स्पर्श के साथ देखते हुए उन्होंने गंभीर रूप से कहा, आज से मैं अब तुम्हें लाड़ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी शतरंज की बिसात जब्त कर लूंगा और तुम्हें साधना शुरू करने की जरूरत है। वीर चौंक गया और ऊपर देखा, कहा, काका, आपको नहीं लगता कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे शतरंज की वजह से अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया है ना? यह अन्याय होगा। मुझे परवाह नहीं है। सेवक काका ने एक सख्त चेहरे के साथ कहा, एक अच्छा घोड़ा ढूंढना आम बात है, लेकिन एक अच्छा घोड़े का प्रशिक्षक नहीं। तुम्हारे रास्ते में आने वाले अवसर को खोना क्योंकि तुम अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, ये तुम्हारी गलती है। अब से तुम्हें हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में तैयार रहना चाहिए, उस मौके का इंतजार करते हुए जो किसी भी क्षण आ सकता है। जीवन में अवसर दुर्लभ होते हैं, अगर तुम उन्हें चूक गए तो क्या उम्मीद है? वीर ने अन्याय का विरोध किया, ये देखकर कि सेवक काका गंभीर थे, और पूछा, तो काका, आप क्या सोचते हैं कि एक सफल व्यक्ति क्या होता है? वीर के परिवार के एक बेटे के रूप में तुम्हें अपना नाम कमाना चाहिए, सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए और राष्ट्र के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, यही सफलता है। सेवक काका ने बिना किसी हिचकिचाहट और दृढ़ विश्वास के कहा। वीर के परिवार का सदस्य होना वास्तव में कठिन है, वीर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि तुम वीर उपनाम धारण करते हो और उसके विशाल धन का आनंद लेते हो, तुम्हें इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए, सेवक काका ने ठंडेपन से कहा। क्या मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया है? वीर ने एक आंतरिक तिरछी मुस्कान के साथ सोचा, लेकिन फिर पांचवी मालकिन द्वारा भेजी गई पेस्ट्री और ताजे फल और सबसे बड़ी मालकिन से पौष्टिक दलिया के बारे में सोचा। हाँ, यह आनंद के रूप में गिना जाता है। काका, जब आप साधना के बारे में बात करते हैं, तो क्या आपका मतलब शरीर सुधार से है? बेशक,
सेवक काका ने उसकी तरफ देखा, जैसे कि कहने के लिए, शरीर सुधार के अलावा तुम्हारे लिए और कौन सा मार्ग है। शरीर सुधार अलोकप्रिय था क्योंकि इसकी साधना करना कठिन था, इसकी ऊपरी सीमा कम थी, और अन्य विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए महान अंतर्दृष्टि के साथ तकनीक की आवश्यकता थी। और जो लोग शरीर सुधार को चुनने के लिए मजबूर थे, उनमें से कुछ कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ रह सकते थे, लेकिन उनमें आवश्यक अंतर्दृष्टि जरूरी नहीं थी। आखिरकार, दर्द की मूर्तिकला सुंदरता को जन्म दे सकती है, लेकिन यह आत्मा को भी विकृत कर सकती है। सेवक काका के साथ कुछ नोकझोंक के बाद, वीर ने एक सौदा किया। वह साधना करने को तैयार था, लेकिन उसकी शतरंज की बिसात जब्त नहीं की जा सकती थी, और उसे हर दिन किसी के साथ खेलने के लिए होना चाहिए। सेवक काका को केवल सहमत होना पड़ा। जब वीर ने शुरू कर दिया था तो आगे की साधना के बारे में बात करने की योजना बनाई। अगले दिनों में, वीर को सेवक काका द्वारा सिखाए गए एक बुनियादी शरीर सुधार गुप्त तकनीक का उपयोग करके कुछ समय साधना करने के लिए मजबूर किया गया। शारीरिक पद की समझ के साथ, उसकी प्रगति तेज थी, जिसने सेवक काका को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने वीर को शरीर सुधार के लिए इतना आशाजनक उम्मीदवार होने की उम्मीद नहीं की थी। वीर ने सेवक काका को अपने खाली समय को पूरी तरह से लेने से रोकने के लिए जानबूझकर अपनी प्रगति को नियंत्रित किया और केवल 3 महीने बाद ही बुनियादी शरीर सुधार तकनीक में महान उपलब्धि तक पहुंचा। फिर भी, परिणामों ने युद्ध कठोर व्यक्ति को आंसुओं तक उत्साहित कर दिया, और उसने तुरंत उत्तरी यान को रात भर में एक पत्र लिखा ताकि सीमा पर युगल के साथ अच्छी खबर और अपनी खुशी साझा कर सके। और लंबे और अथक संचय के बाद, वीर का शतरंज कला स्तर अंततः उन्नत हुआ। नाम: वीर। आयु: 7। साधना स्तर: शक्ति मार्ग क्षेत्र स्तर 10। तलवारबाजी स्तर 2। उड़ान चरण छिपा धनुष। कौशल: अंतहीन समुद्र लहर बेजोड़ गिरती बर्फ तलवार कौशल बेजोड़। शारीरिक पथ स्तर 1 विभिन्न रूप बाग दबाव। कौशल: पत्थर की त्वचा 100 सुधार महान उपलब्धि 1000 जाओ पवित्र शरीर जाओ दुष्ट शरीर में छोटी उपलब्धि ताइचू तारा में शरीर में प्रवेश बर्बर बैल शक्ति महान उपलब्धि। शतरंज कला स्तर 4 1/10,000। शतरंज पुस्तिका संग्रह विभिन्न रूप बाग दबाव उड़ान चरण छिपा धनुष। मन की स्थिति शतरंज आत्मा। कौशल अंक 1। वीर ने सेवक काका की ओर देखा, जो हमेशा उसके बगल में थे, और तुरंत अपने कौशल को उन्नत करने के लिए कौशल बिंदु का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। अगर ये तलवारबाजी होती तो केवल स्मृति को भरना पर्याप्त होता, लेकिन वह पहले अपनी ताकत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक पथ पर अपने कौशल बिंदु का उपयोग करना चाहता था। शारीरिक पथ की अंतर्दृष्टि अनिवार्य रूप से शरीर सुधार तकनीकों और उसके शरीर में परिवर्तन का कारण बन सकती है, जिससे बहुत ज्यादा हंगामा होगा। इस दिन, वीर सेवक काका के साथ वर्षा श्रावण मीनार तक गया। वीर की शरीर सुधार में प्रतिभा के बारे में जानने पर हीरा रानी ने उसे वर्षा श्रावण मीनार में इच्छा से प्रवेश करने और छोड़ने का विशेषाधिकार दिया, जिससे उसे अंदर गुप्त तकनीकों का चयन करने की अनुमति मिली। बेशक, सेवक काका प्रवेश नहीं कर सकते थे। हालांकि वह सेनापति रणवीर का एक विश्वास पात्र था, वह वीर के परिवार के सीधे वंश के मुख्य सदस्यों का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसकी स्थिति अलग थी। सेवक काका को बुरा नहीं लगा। वर्षा श्रावण मीनार वीर के परिवार का एक भारी सुरक्षित स्थान था। चारों ओर कई गार्डों की अनुपस्थिति के बावजूद कोई भी यहां खजाने चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जगह संपत्ति में किसी भी महिला के आंगन से ज्यादा सुरक्षित थी। सेवक काका नीचे गार्ड के रूप में खड़े थे जबकि वीर अकेले ऊपर गया। बैककोट। अब एक ऐसी उम्र में जहां उसे समझदार माना जाता था, हीरा रानी ने अतुल्य को उसके साथ जाने और उसे देखने नहीं दिया, वह बस अकेले सीढ़ियां चढ़ रहा था। वीर ने सुना था कि पुराने तलवार साधु ने 2 महीने पहले छठे तल पर एक शरीर सुधार की गुप्त पुस्तिका दी थी, और वह तुरंत सीधे छठे तल पर चला गया। जल्द ही, उसने एक नई गुप्त पुस्तिका का पता लगाया जो दिखाई दी थी। ड्रैगन सिकाडा शून्य शरीर। वीर ने इसे पलटना शुरू कर दिया। शारीरिक पथ के पहले खंड की समझ के साथ, उसने जल्दी से मूल बातें समझ लीं। इकट्ठा हो गया। जल्द ही, पैनल ने इस शरीर सुधार गुप्त तकनीक को प्रदर्शित किया, और ये दूसरे स्तर, महान उपलब्धि तक उन्नत हो गया। ड्रैगन सिकाडा शून्य शरीर के 6 स्तर थे, प्रत्येक स्तर को परिष्कृत करने से एक अलग काया बनती थी। पहला स्तर स्थिर सिकाडा शरीर था, जो शरीर पर बहने वाली हवा के हल्के प्रक्षेप पथों को महसूस कर सकता था। दूसरा स्तर वश में किया गया ड्रैगन शरीर था, शरीर के भीतर एक ड्रैगन या हाथी के बराबर शक्ति को संग्रहित करना। तीसरा स्तर खोल छोड़ने वाला शरीर था, जो बल लगाने और हवा के माध्यम से चलने की क्षमता प्रदान करता था। उसके शरीर ने हल्की चटकने की आवाजें की, और वीर महसूस कर सकता था कि वश में किया गया ड्रैगन शरीर में प्रवेश करने पर उसके भीतर शक्ति का एक और उछाल पैदा हुआ, जिसका वजन शायद 10,000 पाउंड से ज्यादा था। हालांकि वह अभी भी शक्ति मार्ग क्षेत्र में था, लेकिन उसकी ताकत उसी क्षेत्र में औसत साधक की तुलना में बहुत अलग थी। एक विचार के साथ, वीर ने सोचा, अगर वह कई और शरीर सुधार की गुप्त पुस्तिकाओं की साधना करता है, तो क्या वह और भी ज्यादा ताकत जमा कर सकता है। सोच क्रिया की ओर ले जाती है। उसने तुरंत वर्षा श्रावण मीनार के हर तल पर उनकी तलाश शुरू कर दी। जल्द ही,
उसने 7 या 8 शरीर सुधार की गुप्त पुस्तिकाएं पाईं, सभी मध्यम से उच्च गुणवत्ता की थीं। पर्याप्त अभ्यास के साथ वे मुश्किल से पहले दर्जे के मार्शल कलाकारों के स्तर तक पहुंच सकते थे। जल्दी से, जैसे ही एक के बाद एक गुप्त पुस्तिका को पैनल में एकत्र किया गया, वीर ने अपने शरीर में असामान्य परिवर्तन होते हुए महसूस किए, जिससे उसके अंग और अधिक मजबूत हो गए। पैनल पर उसके साधना स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ, और वीर ने मूल रूप से सोचा कि उसकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, इनमें से कुछ शरीर सुधार गुप्त पुस्तिकाएं पंजा सुधार कौशल, कुछ पैरों का अभ्यास करती थीं, अन्य हड्डी सुधार या अंग सुधार करती थीं। वह महसूस कर सकता था कि हालांकि ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन इन हिस्सों को एक गुणात्मक वृद्धि मिली। वीर ने अनुमान लगाया कि यह शायद इसलिए था क्योंकि उसकी काया बहुत मजबूत थी, पहले ही शारीरिक शक्ति के अधिकांश हिस्से को उत्तेजित कर चुकी थी, इसलिए ये थोड़ी कम गुप्त पुस्तिकाएं ज्यादा शारीरिक शक्ति को उत्तेजित करने में असमर्थ थीं लेकिन संबंधित भागों को बढ़ा सकती थीं। उसकी पत्थर की त्वचा 100 सुधार पुस्तिका त्वचा की कठोरता को बढ़ा सकती थी, लेकिन ये 1000 ज्याओ पवित्र शरीर से ज्याओ दानव शरीर द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी। ज्याओ दानव शरीर द्वारा लाया गया बाहरी परत का संवर्धन ड्रैगन तराजू के समान था, जो पत्थर की त्वचा 100 सुधार की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर था, जिससे बाद वाले के प्रभावों का चमकना मुश्किल हो गया। लेकिन अन्य शरीर सुधार गुप्त पुस्तिकाओं ने उन क्षेत्रों को पूरक किया जो छठे तल पर पिछली वालों द्वारा अभी तक कवर नहीं किए गए थे। हड्डियों, जिगर, कान, आंखों की पुतलियों और अन्य भागों में सभी तदनुसार सुधार हुआ। जबकि ताकत ज्यादा नहीं बदली, वास्तविक युद्ध में शक्ति में एक जमीन आसमान का परिवर्तन हुआ। वीर को एक रहस्योद्घाटन हुआ कि उसे विभिन्न शरीर सुधार तकनीकों को इकट्ठा करने की जरूरत थी, उनके साथ अपने शरीर को सुधारने की, और अगर वह अपने शरीर के हर हिस्से को एक समान मानक तक अभ्यास कर सकता था, तो वह जय होगा। उस क्षण, वर्षा श्रावण मीनार की समृद्ध विरासत ने वास्तव में वीर को एहसास कराया कि मार्शल कलाकारों के लिए ये जगह कितनी कीमती थी। शतरंज कला पर ज्यादा पुस्तिकाएं नहीं थीं, लेकिन शरीर सुधार गुप्त पुस्तिकाओं की बहुतायत थी, इस जगह में बहुत कुछ था। वीर ने उत्साह से मीनार के भीतर शरीर सुधार गुप्त पुस्तिकाओं की तलाश की और उन्हें एक एक करके एकत्र किया। समय बीत गया, ये शाम तक नहीं था कि वीर एक शरीर सुधार गुप्त पुस्तिका को पकड़े हुए मीनार से बाहर निकला। दूर, ऐसा लग रहा था जैसे शाम के कौवे आसमान से उड़ रहे थे, और सामने के आंगन से भोजन और जलाऊ लकड़ी की हल्की गंध आ रही थी, ये संकेत देते हुए कि रात के खाने का समय हो गया था। वीर आलसी होकर तंग गया और अपनी मांसपेशियों और जोड़ों को हिलाया। वर्षा श्रावण मीनार में इतनी सारी गुप्त पुस्तिकाएं थीं कि पूरी दोपहर तलाश करने के बाद उसने उनमें से केवल 10वां हिस्सा ही खोजा था, और वह सिर्फ शरीर सुधार श्रेणी थी। वीर ने सभी गुप्त पुस्तिकाओं को एकत्र नहीं किया। उदाहरण के लिए, बर्बर बैल शक्ति, जिसे सेवक काका ने पहले उसे सीखने के लिए मजबूर किया था, उसने उसके लिए कोई संवर्धन प्रदान नहीं किया क्योंकि इसे मजबूत लोगों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। उदाहरण के लिए, यदि 2 पुस्तिकाएं दोनों पंजे कौशल पर केंद्रित थीं, तो मजबूत पर शोध करने के बाद निम्न का अभ्यास करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मजबूत पुस्तिका पहले ही हथेलियों को एक उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर चुकी होगी। जब तक कि निम्न पुस्तिका प्रशिक्षण के लिए अलग अलग क्षेत्रों को लक्षित न करती हो, जिस स्थिति में ये किसी भी अंतराल को भरने का काम कर सकती थी। तुम आखिरकार बाहर आ गए। वीर को बाहर आते देखकर सेवक काका थोड़ा अवाक हो गए। पूरी दोपहर इंतजार किया था, क्या ये साथी विकल्पों से भ्रमित नहीं हो गया था। उसने वीर के हाथ में पुस्तिका को देखने के लिए उठाया, एक मध्यम ग्रेड शरीर सुधार गुप्त पुस्तिका, ड्रैगन रीढ़, जो मुख्य रूप से पीठ को मजबूत करने पर केंद्रित थी। क्या तुमने यही सब चुना? सेवक काका ने कुछ असहाय महसूस किया। क्या तुम छठे तल पर नहीं गए? मैं गया था, लेकिन मैं इसे समझ नहीं सका, वीर ने लापरवाही से कहा। सेवक काका ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इसका मतलब समझ में आता है। छठे तल पर सभी पुस्तिकाएं बेजोड़ थीं, और उसे भी केवल मूल बातों को समझने के लिए महीनों तक उनका अभ्यास करना होगा। अभी इसका अभ्यास करने के लिए जल्दी मत करो। मैं बाद में 5वीं मालकिन से पूछूंगा कि क्या तुम्हारे लिए वर्षा श्रावण मीनार में कोई उपयुक्त है। ये बहुत ज्यादा विशेष है, सेवक काका ने कहा, उम्मीद करते हुए कि वीर एक अधिक व्यापक शरीर सुधार तकनीक का अभ्यास करेगा जो पूरे शरीर को कवर करती है ताकि कम कमजोरियां हों। ठीक है, वीर ने मना नहीं किया और लापरवाही से कहा, चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है। आज रात के खाने में क्या है? सेवक काका ने मार्शल आर्ट में वीर की रुचि की कमी के बारे में थोड़ा असहाय महसूस किया। दोनों मुड़े और वर्षा श्रावण मीनार के सामने से चले गए। कुछ ही देर में वे एक बूढ़े आदमी से टकराए जिसने एक पुआल टोपी पहन रखी थी, एक मछली पकड़ने की छड़ी को कंधे पर लिए हुए था और एक मछली की टोकरी ले जा रहा था। बस साधारण कपड़े पहने हुए वह पूरी तरह से सामान्य लग रहा था। आदमी को देखकर सेवक काका की आंखें सिकुड़ गईं, उसका भाव तुरंत गंभीर हो गया और वह जल्दी से रुक गया और एक तरफ हट गया। सम्मानपूर्वक कहा, सेवक काका, दूसरे चाचा को नमन करते हैं। चाचा? वीर हैरान था। हवेली में सेवक काका की वरिष्ठता की गणना उसके पिता की पीढ़ी के अनुसार की गई थी।
केवल वही लोग जो उसे चाचा कहने के लिए कह सकते थे, वे वीर के परिवार की पुरानी पीढ़ी के थे। ओह! बूढ़े आदमी ने सेवक काका के सम्मानजनक अभिवादन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस लापरवाही से जवाब दिया इससे पहले कि उसकी नजर बदल गई और उसने अमीर कपड़ों वाले वीर को देखा जिसके कमर पर एक ड्रैगन रक्त जेड लटकन था और उसके हाथों में शरीर सुधार की गुप्त पुस्तिका थी। मैंने सुना कि वीर के परिवार में एक मार्शल आर्ट का लंगड़ा है, क्या ये बच्चा है? बूढ़े आदमी ने लापरवाही से पूछा। सेवक काका ने अपने हाथों को जोड़कर सिर झुकाया, अत्यंत सम्मानजनक, चाचा, ये वास्तव में वीर है। वह सेनापति रणवीर का बच्चा है, अवरुद्ध मेरिडियन के साथ पैदा हुआ है, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ है। ओह हो, बूढ़े आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया, तो यह उस जिद्दी साथी का बच्चा है ना? हाँ, छोटा लड़का शरीर सुधार करने की योजना बना रहा है ना? वह एक कठिन रास्ता है। सेवक काका ने अभी भी एक सम्मानजनक शिष्टाचार बनाए रखा, हालांकि शरीर सुधार एक कठिन रास्ता है। इस बच्चे को भविष्य में उपलब्धियां हासिल करने देने के लिए इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। फू, बूढ़े आदमी ने तिरस्कार के साथ उपहास किया, शरीर साधना कितनी महान उपलब्धि हो सकती है। भले ही कोई उन कुछ ऐतिहासिक शरीर साधकों की ऊंचाई तक पहुंच जाए, तो क्या? हजारों सैनिकों के बीच में, वे ज्यादा से ज्यादा बस एक थोड़ा बड़ा कंकड़ हैं। सेवक काका कड़वेपन से मुस्कुराए, ये जानते हुए कि दूसरे के शब्द गलत नहीं थे, और केवल कहा, लेकिन वीर के परिवार के एक बेटे के रूप में युद्ध के मैदान में मरना भी एक सम्मान है। ये सुनकर बूढ़े आदमी की मुस्कान गायब हो गई, उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया क्योंकि उसने एक ठंडी हफ निकाली। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मेरे वीर के परिवार के बेटों को केवल युद्ध के मैदान में मरना चाहिए? क्या सम्मान? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। युद्ध के मैदान से जीवित रहना, यही वास्तव में क्षमता कहलाता है। सेवक काका अचानक डांट से कुछ हद तक स्तब्ध थे। उन्होंने सुना था कि यह चाचा अपनी युवावस्था में अपने विलक्षण व्यक्तित्व और अपरंपरागत कार्यों के लिए जाने जाते थे, वास्तव में साधारण लोगों से अलग थे। क्या ये रणवीर सोचता है, या ये तुम्हारी अपनी सोच है? बूढ़े आदमी ने जैसे कि कुछ गुस्से में पूछा। सेवक काका ने सावधानी से कहा, ये वही है जो प्रभु और हम सोचते हैं। वह लड़का रणवीर वास्तव में और ज्यादा अक्षम होने के लिए जीवित रहा है। बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया, एक बच्चे को मजबूर करने में क्या क्षमता है? अगर तुम्हारे पास क्षमता है, तो उसे खुद 3 अमर को तोड़ने दो और 4 रुख क्षेत्र में प्रवेश करने दो, तब वह स्वर्ग का विरोध कर सकता है और अपना भाग्य बदल सकता है। किसी भी लंगड़े, विकलांग या मूर्ख को परवाह किए बिना उन सभी को अतुलनीय प्रतिभा में बदला जा सकता है। बच्चे को प्रयास करने के बजाय खुद में कुछ प्रयास क्यों नहीं करते, ये जानते हुए कि तुम अक्षम हो, है ना? ये सेवक काका अवाक रह गए और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। 4 रुख क्षेत्र, हालांकि यह कहना आसान है, उस क्षेत्र में प्रवेश करना कितना आसान है। पूरे महान आर्यावर्त साम्राज्य में उन लोगों की संख्या जिन्होंने उस कदम तक पहुंच लिया है, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। बगल में वीर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि बूढ़ा आदमी काफी प्यारा था। उसने सोचा था कि वह एक कठोर बुजुर्ग से मिल रहा था, जैसे सेवक काका, जो उसे अथक रूप से कुछ अच्छा मार्गदर्शन देंगे, संभवतः उसे कड़ी मेहनत करने के लिए कहेंगे कि केवल दुख के माध्यम से ही कोई सफलता प्राप्त कर सकता है, और इसी तरह। फिर भी उसने जो कहा वह बिल्कुल विपरीत था। हमारा भव्य सेनापति भवन, क्या यह एक बच्चे को पालने का खर्च नहीं उठा सकता? ये देखकर कि सेवक काका के पास जवाब में कोई शब्द नहीं था, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया, हम युद्ध लड़ते हैं, अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, और हमारे कई बच्चे युद्ध के मैदान में मर गए हैं। क्या हम एक जूनियर को कड़ी मेहनत से अर्जित धन और सम्मान का ठीक से आनंद लेने की अनुमति नहीं दे सकते? सेवक काका, घबराहट से कांपते हुए, केवल सिर हिलाकर सहमत हो सकते थे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने सेवक काका पर एक खारिज करने वाली नजर डाली, ये जानते हुए कि ऐसे अड़ियल के साथ बोलना बेकार था। उसने अपनी युवावस्था से बहुत कुछ देखा था और वीर के परिवार की सैकड़ों वर्षों की परंपरा में निहित विश्वासों और शैलियों को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी क्योंकि उसने अपने बगल में छोटे लड़के को हंसते हुए पकड़ा और अपनी भौहें उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम छोटे जीव, मैं तुम्हारे पिता को बेकार कहता हूं और तुम हंसते हो। बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि आप सही हैं, वीर ने जवाब दिया। वीर, सेवक काका चौंक गए, डांटा, अनादर मत करो, तुम अपने बड़ों से कैसे बात करते हो? लेकिन बूढ़ा आदमी गुस्सा नहीं हुआ, इसके बजाय वह चौंक गया, तुमने मुझे क्या कहा? बूढ़े आदमी, वीर ने एक मुस्कान के साथ कहा, यह ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक युवा साथी कह सकता हूं, है ना? बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं सिखाया कि अपने बड़ों को कैसे संबोधित करते हैं? आप मुझे छोटे जीव कहते हैं, मैं आपको बूढ़ा आदमी कहता हूं, हमें बराबर होना चाहिए। वीर ने कहा, निश्चित रूप से किसी ने आपको सिखाया होगा कि अपने जूनियर्स को कैसे संबोधित करते हैं, है ना?
सेवक काका अत्यधिक पसीना बहाते हुए जल्दी से वीर के मुंह को ढंका और बूढ़े आदमी से कहा, चाचा कृपया इस बच्चे के साथ इसे दिल पर न लें। उसके पिता और माँ जब वह पैदा हुए थे तब उत्तरी यान के युद्ध के मैदान में गए थे और कोई भी उसे अनुशासित करने के लिए नहीं था। यही कारण है कि वह थोड़ा जंगली हो गया है, शिष्टाचार की कमी है। बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें थोड़ी उठाई और हल्के से फुसफुसाया, बच्चे की बात में दम है, चलो इसे बराबर मानते हैं। सेवक काका दंग रह गए, फिर तुरंत राहत की सांस ली, आपकी उदारता के लिए चाचा धन्यवाद। वीर ने सेवक काका के पसीने से तर हाथ को अपने मुंह से हटा दिया, अपनी आस्तीन से अपने गाल को पोंछा जहां वह छुआ था, फिर बूढ़े आदमी की मछली की टोकरी पर एक नजर डाली, पूछा, सिर्फ एक पकड़ी? ये बहुत छोटी है, ये किसके लिए है? बूढ़े आदमी ने उदासीनता से बात की, मैं, बूढ़ा आदमी, खाने के लिए मछली नहीं पकड़ता। मछली पकड़ना एक खुशी है, तुम अभी भी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। अगर यह सिर्फ मजे के लिए है तो आपके मछली पकड़ने के कौशल बहुत खराब हैं। वीर ने कहा, सिर्फ एक मछली पकड़ना, हवाई बल से क्या फर्क है? जब हवाई बल की बात आई तो बूढ़े आदमी ने प्रतिक्रिया दी जैसे कि उस पर कदम रखा गया हो। उसकी प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा हिंसक थी, वीर को घूरते हुए। तुम क्या जानते हो, नौसिखिया? मैं आज गंभीरता से मछली नहीं पकड़ रहा था। मैं जिन्हू भी गया था, एक झील जिससे मैं परिचित नहीं हूं। कल तक रुको और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए कितनी पकड़ता हूं। अपने शब्दों में विश्वसनीयता जोड़ने के लिए वह टोकरी को वीर के चेहरे के करीब लाया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक नियमित छोटी मछली है? यह एक दानव है। अगर मैं इसे बाहर निकालता तो ये साथी यहां भी इसे हरा नहीं पाएगा। जाहिर है, ये साथी जिसका उसने उल्लेख किया था वह सेवक काका था जो उनके बगल में खड़ा था। सेवक काका, ये सुनकर उसके चेहरे पर एक शर्मनाक भाव था। इसका उससे क्या लेना देना है? चाचा, उस खतरनाक दानव को वीर से दूर रखें, उसने सावधानी से कहा। बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया, मेरी टोकरी में, क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी आसमान को उल्टा कर सकता है? एक दानव? वीर ये सुनकर उत्सुक हो गया क्योंकि उसने टोकरी में छोटी मछली की जांच की। छोटी मछली केवल एक चॉपस्टिक जितनी लंबी थी, जिसमें एक सुनहरा पीठ और एक लाल पेट था। अजीब तरह से मछली की खोपड़ी उसकी आंखों के ऊपर पलक जैसी तराजू थी जो पीछे की ओर थी। जैसे ही वीर एक करीब से देखने के लिए झुका, छोटी मछली ने अनजाने मानव जाति के बच्चे को देखा और वापस भयंकर रूप से घूर दिया। वीर स्पष्ट रूप से मछली की आंखों में नफरत और हत्या की भावना को महसूस कर सकता था और खुद को विस्मय में व्यक्त करने से नहीं रोक पाया। ये पहली बार था जब उसने एक दानव को करीब से देखा था। बूढ़े आदमी, क्या आपके मछली पकड़ने के कौशल वास्तव में इतने प्रभावशाली हैं कि आप एक दानव को पकड़ सकते हैं? आप मुझे सिखाएंगे? वीर ने अपना सिर उठाकर पूछा। अगर उसे सही से याद था तो मछली पकड़ने को वास्तव में पैनल के वर्गीकरण के भीतर एक कला माना जाता था, नक्काशी, चित्रकला, वीणा बजाने और अन्य के साथ। उसने सोचा था कि मछली पकड़ने से केवल मछली ही पकड़ी जा सकती है, लेकिन इस दुनिया में यह पता चला कि कोई दानव को भी पकड़ सकता है। यह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से कैसे अलग है? बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चौंक गया, उसकी आंखें रुचि के साथ चमक उठीं। तुम मछली पकड़ना सीखना चाहते हो? हाँ, क्या मैं कर सकता हूँ? बेशक, तुम कर सकते हो। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और कहा, दुर्लभ है कि तुम्हारी इस पर एक नजर है, ओनरियलों के विपरीत। कुछ टूटी हुई शरीर सुधार तकनीक का अभ्यास क्यों करें? मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाऊंगा और तुम्हें कल मेरे कौशल दिखाऊंगा। मैं सिर्फ डींग नहीं मार रहा हूं, आज मैं बस जिन्हू से अपरिचित था। अंत में अभी भी समझाते हुए वह स्पष्ट रूप से वीर की हवाई बल टिप्पणी को जाने नहीं दे सकता था और खुद को साबित करना चाहता था। आह, ये! सेवक काका बगल में खड़े होकर दंग और हैरान थे। उन्होंने आखिरकार वीर को शांत होकर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए मिला था और अब उसे गुमराह किया जा रहा था। चाचा, वीर में वास्तव में शरीर साधना के लिए एक महान प्रतिभा है। सिर्फ 3 महीने की छोटी अवधि में उसने एक निम्न श्रेणी की शरीर साधना तकनीक में महान उपलब्धि हासिल की। वह निश्चित रूप से एक आशाजनक पौधा है। आप उसे रोक नहीं सकते। जैसे ही सेवक काका ने बात की, उसने खुद को तैयार किया, इस तरह होने की तुलना में मार खाना और आधे महीने के लिए बिस्तर में रहना बेहतर होगा। प्रतिभा के बारे में ये सब क्या बात है? भले ही वह इसमें महारत हासिल कर ले, वह कितना मजबूत हो सकता है? क्या वह वीर के परिवार के 10,000 सैनिकों से मेल खा सकता है? बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, क्या तुम वास्तव में ऐसे परिष्कृत और प्यारे बच्चे को शरीर सुधार करने के लिए एक छोटे काले रंग के रूप में बदलना चाहते हो? मैं एक छोटा काला नहीं बनूंगा, वीर ने खुद से सोचा। सेवक काका से और कुछ न सुनकर बूढ़ा आदमी अब उससे परेशान नहीं हो सकता था। उसने वीर के हाथ से ड्रैगन रीड पुस्तिका छीन ली और उसे सेवक काका की बाहों में भर दिया। तुम चले जाओ, ऐसी बकवास सीखने का क्या फायदा? इसमें कोई भविष्य नहीं है। वीर, है ना? चलो चलते हैं। क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है? मैं तुम्हारे लिए इस दानव को मारने जा रहा हूं, तुम्हारे शरीर को पोषण देने के लिए। हम वीर ने बार बार सिर हिलाया, उत्साहित हो गया।
चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेवक काका की पीछे से पुकार निराशा से भरी थी। बूढ़े आदमी द्वारा दूर ले जाया जा रहा वीर को इस वीर के परिवार के चाचा की हिम्मत देखने को भी मिली। उसका खाना पकाने का स्थान वास्तव में वर्षा श्रावण मीनार के 7वें तल की बालकनी पर था, एक ऐसी जगह जहां सदियों से वीर के परिवार के सबसे कीमती पांडुलिपियां रखी जाती थीं। और अब इन प्राचीन पांडुलिपियों से ज्यादा दूर नहीं, संभवतः उनमें से किसी से भी पुरानी, एक आग जल रही थी। उनकी बातचीत के माध्यम से वीर ने बूढ़े आदमी का नाम भी सीखा, रणधीर। रणधीर, जैसा कि ठीक होने के लिए जरूरी है, और भी अमर होने तक न रुकने का संकल्प। टोकरी में रखी सुनहरी पीठ और लाल पेट वाली मछली को छोड़ दिया गया, और वह सचमुच एक दानव निकली। जैसे ही वह टोकरी से उछली, मंडप के सामने हवा में उछलकर वह कई फीट के आकार में बदल गई। उसकी मछलियां की धारदार थीं, उसके पंख नुकीले झंडों की तरह थे, और उसके मुंह से एक दयनीय औरत की करुण आवाज निकल रही थी। हे महात्मन, मैं कसम खाती हूं कि फिर कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कृपया मुझे छोड़ दें। उस विशाल, डरावने मछली के सिर ने सचमुच ऊपर नीचे सिर हिलाया, मानो हवा में कोई व्यक्ति झुककर प्रणाम कर रहा हो। वीर के चेहरे पर मछली की तेज गंध आते ही वह अपनी नाक बंद करने से खुद को रोक नहीं पाया, उसे लगभग उल्टी आ गई। यह मछली सच में बदबूदार है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या मैं एक कमजोर आदमी नहीं कहलाऊंगा? महान ली मुक्सियू के शब्दों ने दानवी मछली को निराशा में डुबो दिया। वह गुस्से से कांप उठी पर वार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। चलो, अब कड़ाही में जाओ। ली मुक्सियू ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। हालांकि दानवी मछली गिड़गिड़ा रही थी, उसने अपना असली रूप धारण कर लिया था और किसी भी पल भागने के लिए तैयार थी। जब उसने देखा कि महात्मा उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उसने तुरंत अपना शरीर लहराया, मानो हवा ही एक झील हो, और दूर उड़ जाने की योजना बनाने लगी। लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर मुड़ भी पाता, वह अचानक बिजली से कांप उठी। उसके गालों से खून बहने लगा और उसका डरावना शरीर हवा में ही फट गया, जैसे कि अनगिनत अदृश्य धारें उसे हवा के पाटे पर काट रही हों। और कमाल की बात यह थी कि जो खून बाहर निकला, वह जमीन पर गिरने से पहले ही एक हवा के झोंके से गायब हो गया। दानवी मछली का फटा हुआ शरीर, जिसका मांस फटकर अलग हो गया था, उसने केवल एक मुट्ठी के आकार का गहरा बैंगनी, गोल और चमकदार दानव कोश डेमन को छोड़ दिया, साथ ही कुछ बर्फ जैसी सफेद मछली के टुकड़े भी। महात्मा ली मुक्सियू ने अपना हाथ उठाया और दानव कोश उबलते पानी के कड़ाही में गिर गया। बर्फ जैसी सफेद मछली के टुकड़े, जिन्हें अदृश्य धारों ने पतंग के पंखों की तरह काट दिया था, पानी के उबलने के बाद कड़ाही में तैरने लगे। उसी पल महात्मा ने कहीं से एक नमक का डिब्बा निकाला, उसमें से 2 चम्मच सावधानी से निकाले और कड़ाही में डाल दिए, फिर उसे ढक दिया और पकाने लगे। वीर इस पूरी प्रक्रिया को आश्चर्य से देख रहा था, उसे इस दुनिया के योद्धाओं की ताकत का सही अंदाजा हो गया था। इन्हें ही दानव कहते हैं और इन्हें ही ताकतवर योद्धा कहते हैं। महात्मन, वह बैंगनी मांस की गेंद दानव कोश है ना? क्या उसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? वीर ने उत्सुकता से पूछा। ये तुमने कहां से सुना? ली मुक्सियू ने तिरछी नजर से उसे देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम घिन खाने से नहीं डरते? दानव कोश को प्रभावी होने के लिए कई औषधीय जड़ी बूटियों के साथ प्रक्रिया की जरूरत होती है, और तुम उन्हें ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं मिला सकते। आखिर अलग अलग तरह के दानवों में अंतर होता है। वर्गीकरण के लिए पेशेवर रसायनज्ञों पर निर्भर रहना जरूरी है। कच्चा खाना, हे, ये तो ऐसा है जैसे आम लोग बाघ का शिकार करें और हड्डी से सूप बनाकर ताकत के लिए पिएं। क्या तुम उसे कच्चा पचा सकते हो? तो आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे एक सामग्री की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। हालांकि इसमें से बहुत सारी शक्ति बेकार जाएगी, लेकिन मेरे लिए इसे खाने का कोई खास मतलब नहीं है। मैं तो बस स्वाद ले रहा हूं। तुम्हारे लिए बाद में कुछ सूप और कुछ मछली के टुकड़े ले लेना। तुम अभी इस स्तर के दानव कोश को पचाने में सक्षम नहीं हो। ओह, समझा। वीर ने सिर हिलाया, उसे कोई पछतावा या नुकसान महसूस नहीं हुआ। आखिर महान सेनापति रणवीर के घर में अनगिनत औषधियां और खजाने थे। इस तरह के दानव कोश जैसी कच्ची सामग्री की तो बात ही क्या, उनसे तैयार की गई गोलियां भी थीं। लेकिन अपनी शक्ति प्राप्ति फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की विफलता के बाद उसने पहले ही जांच कर ली थी कि ये आध्यात्मिक दवाएं उसके लिए साधारण भोजन की तरह थीं। वे केवल उसका पेट भर सकती थीं, और उनके असाधारण औषधीय प्रभाव पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते थे। आध्यात्मिक दवाओं की बहुतायत के बावजूद घर के हर सदस्य को उनकी आपूर्ति बहुत सीमित थी। आखिरकार, आम दवाएं 3 हिस्सों में जहर होती हैं। गोलियों पर निर्भर रहने से प्रगति तेज हो सकती है, लेकिन उच्चतम स्तरों तक पहुंचने के लिए ज्यादातर लोग अपनी खुद की ताकत पर ही निर्भर रहते थे ताकि कोई नुकसान न हो। कड़ाही में पानी फिर से उबलने लगा और गर्मी के कारण ढक्कन धीरे धीरे हिलने लगा। महात्मा ने बिना दया के ढक्कन की मिट्टी की घुंडी को उठाया और उसे खोल दिया। भाप तुरंत फैल गई, लेकिन एक हल्की हवा ने इसे बिखेर दिया, जिससे कोई नमी मंडप की छतों और खंभों तक नहीं पहुंची। मछली के मांस की सुगंध हवा में तैर गई, लेकिन इसमें एक मछली जैसी बदबू भी मिली हुई थी। वीर ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाई।
हालांकि उसने अभी तक इसे चखा नहीं था, उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह स्वादिष्ट नहीं होगा। आओ चख कर देखो। ली मुक्सियू ने किसी तरह एक जोड़ी चॉपस्टिक निकाली जो काली और चिकनी थी, उन्हें अपने कपड़ों पर पोंछा, फिर उन्हें कढ़ाई में डुबोकर दानव कोश का एक टुकड़ा उठाया जो भुने हुए मांस के गोले जैसा लग रहा था, और उसे दिल से खा लिया। उसी समय उसने अपनी हथेली को झटका दिया और मंडप के बाहर एक लहराती हुई शाखा टूटकर उसके हाथ में आ गई। उसने उसे वीर को थमा दिया। छाल को छील दो और यह इस्तेमाल के लिए तैयार है। वीर ने असहमत होने का कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन वह एक कठोर व्यक्ति नहीं था। वह महात्मा के बगल में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित वर्षा श्रावण मीनार के शीर्ष तल पर लापरवाह अंदाज में बैठ गया, कैजुअली अपने हाथ में शाखा की हरी छाल को छील लिया, उसे तोड़कर और उसका इस्तेमाल कड़ाही से पारदर्शी मछली के मांस का एक टुकड़ा उठाने के लिए किया। वीर के आश्चर्य के लिए मछली का मांस उबलने पर भी अलग नहीं हुआ था। जब उठाया गया तो ये जेली की तरह बरकरार रहा, दोनों ही कोमल और रेशमी। उसने खुद को छींटे पड़ने से बचाने के लिए ढक्कन उठाया और उसे सूप के साथ सूंघ कर खा लिया। स्वाद कैसा है? बुरा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है, बस थोड़ी मछली जैसी बदबू है। मछली जैसी? मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। आपको क्यों होगी? आप खुद ही इससे बदबूदार हैं। अरे ओ छोटे शैतान, मुझसे ऐसे बात करना सीख गया है। मैं तो बस सच बता रहा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए हिम्मत कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे मिले हो। अगर तुम किसी और के साथ होते तो वे तुम्हारी चूतड़ को 8 टुकड़ों में पीट देते। मैं किसी और से बात ही नहीं करता। ओह, तुम्हारा तो काफी अंदाज है। इस तरह बूढ़ा और जवान खाने लगे। बूढ़े ने कोई वरिष्ठता नहीं दिखाई और जवान ने कोई कायरता नहीं दिखाई। मछली और सूप खत्म करने के बाद दोनों पीछे झुक गए, अपने पैर फैलाए और एक साथ एक संतोषजनक आह भरी। आह, मजा आ गया। उस मुद्रा में वे दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तुम, इस बच्चे को। ली मुक्सियू ने वीर की ओर देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। वीर ने धीरे से मुस्कुराया, अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर मंडप की छतों के पार रात के आकाश में देखा। क्षितिज से हल्की हल्की तारों की रोशनी धीरे धीरे उभर रही थी। वर्षा श्रावण मीनार और आसपास के पहाड़ों के नीचे से एक हल्की हवा बह रही थी, जो साथ में ठंडक और आराम का एहसास ला रही थी। अचानक उसने खुद से सोचा कि सांसारिक दुनिया के सुख, नौकरों से घिरे होने, इस पल की स्वतंत्रता और आराम की तुलना नहीं कर सकते। थोड़ी देर तक लेटने और आराम करने के बाद वीर को अचानक कुछ याद आया। उसने सिर घुमाया और कहा, ओह बूढ़े, आपकी मछली पकड़ने में कुछ तकनीकें तो होंगी, है ना? क्यों, अब तुम सीखना चाहते हो? ली मुक्सियू ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। मैं कल से शुरू करूंगा। क्यों न देखें कि कौन ज्यादा पकड़ता है? वीर ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर ली मुक्सियू खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। किसने सोचा था कि वीर परिवार, जो अपनी लकड़ी जैसी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ऐसा मजाकिया और चतुर बच्चा पैदा करेगा। बहुत बढ़िया, अब से तुम मेरे साथ मछली पकड़ना सीखोगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मछली पकड़ना भी एक तरह की साधना है। मेरे एक हुक फेंकने से तीनों अमर लोगों के मुंह भी टेढ़े हो जाएंगे। ली मुक्सियू ने हल्के से हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में गर्व भरा हुआ था, अपनी साधना के स्तर के बारे में नहीं, बल्कि अपनी मछली पकड़ने की कला के बारे में। वीर ने ये सुना और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने उस दृश्य की कल्पना भी की और जोर से हंस पड़ा। तीनों अमर लोगों के एक शक्तिशाली व्यक्ति का दृश्य, जो अनगिनत योद्धाओं के शिखर पर खड़ा है, एक मछली पकड़ने के हुक से उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है। कितना अजीब दृश्य है। क्या हंस रहे हो? विश्वास नहीं करते? ली मुक्सियू ने एक भौहें उठाए, उसका चेहरा थोड़ा कठोर था। वीर ने हंसते हुए कहा, विश्वास, बिल्कुल विश्वास करता हूं। बस वह दृश्य बहुत हास्यास्पद है। और इसके साथ वह फिर से हंस पड़ा। इस पर विचार करने के बाद ली मुक्सियू को भी यह विचार मजेदार लगा और वह हंस पड़ा। कल जब हम वहां पहुंचेंगे, मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाऊंगा। पहले थोड़ा अभ्यास करो, अभी इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज रात जल्दी सो जाओ। मैं तुम्हें एक मछली पकड़ने की छड़ी लेने जाता हूँ। ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ, अपने चूतड़ों पर थपथपाया और एक झटके में चबूतरे पर बची हुई राख और लोहे के बर्तन को इकट्ठा करके अपनी आस्तीन में गायब कर दिया। फिर एक ही कदम में वह विशाल रात में गायब हो गया। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही आसमान हल्का होना शुरू हुआ, ली मुक्सियू ने वीर को जगा दिया। खुशकिस्मती से वीर पिछली रात जल्दी सो गया था और उसे ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने पूछा, क्या हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मछली पकड़ने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह होता है, जब वे सबसे ज्यादा काटने की संभावना रखते हैं। ली मुक्सियू के चेहरे पर एक मुस्कान थी। आमतौर पर जब वह मछली पकड़ने जाता था तो वह अकेला होता था, उसकी छड़ी और उसकी टोकरी, लेकिन आज इस नौजवान के साथ मछली पकड़ने के प्रति उसका उत्साह बढ़ गया। ये तुम्हारी मछली पकड़ने की छड़ी है। इसे अच्छे से पकड़ो। बूढ़े ने कहीं से एक काली मछली पकड़ने की छड़ी निकाली और वीर को थमा दी। वीर ने उसे लिया और उसे काफी भारी पाया, लेकिन उसकी शक्ति प्राप्ति की पूर्ण ताकत के लिए ये कुछ भी नहीं था।
वास्तव में उसकी ताकत सामान्य व्यक्ति की शक्ति प्राप्ति की पूर्ण ताकत से 10 गुना थी। लेकिन वीर ने अनुमान लगाया कि इस मछली पकड़ने की छड़ी को आसानी से संभालने के लिए किसी को कम से कम शक्ति प्राप्ति के चौथे या पांचवें स्तर में होना चाहिए। ये देखकर कि वीर ने इसे आसानी से ले लिया, ली मुक्सियू की आंखों में आश्चर्य की चमक आई और उसने कहा, लगता है कि सेवक काका अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। तुम्हारे पास शारीरिक साधना, बॉडी रिफाइनमेंट के लिए प्रतिभा है। तुमने किस शारीरिक साधना की कला में महारत हासिल की है? तभी वीर को एहसास हुआ कि बूढ़े ने उसकी साधना के स्तर के आधार पर मछली पकड़ने की छड़ी चुनी थी, इस पर कुछ सोचा था। बर्बरिक बैल की शक्ति एक निम्न स्तर की शारीरिक साधना की कला थी। इसमें महारत हासिल करने से लगभग शक्ति प्राप्ति के छठे स्तर की ताकत के बराबर ताकत मिलती थी। वीर ने कुछ भी नहीं छुपाया और बूढ़े को सच्चाई बताई। जब ली मुक्सियू ने सुना कि यह बैल की शक्ति है तो उसने बिना कुछ ज्यादा कहे सिर हिलाया और फिर वीर को एक बैकपैक फेंक दिया। अंदर वो चारा है जिसका तुम इस्तेमाल करोगे। शक्ति प्राप्ति के दानवों को ये बहुत पसंद हैं, तुम किस तरह का पकड़ोगे ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। बोलने के बाद वह वीर को नीचे ले जाने वाला था। मेरी मछली की टोकरी कहाँ है? वीर ने पूछा। हाँ, ली मुक्सियू हंसा, चलो तब बात करेंगे जब तुम सचमुच कुछ पकड़ लोगे। अगर तुम सच में पकड़ते हो तो हम एक साझा करेंगे। ठीक है, वीर ने जोर नहीं डाला। जैसे ही दोनों सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, उन्होंने पाया कि सेवक काका अप्रत्याशित रूप से इमारत के बाहर इंतजार कर रहे थे। दूसरे चाचा, आप क्या? वीर के हाथों में मछली पकड़ने की छड़ी देखकर सेवक काका एक पल के लिए चौंक गए, फिर उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। और क्या, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं? ली मुक्सियू ने उसे देखा, स्पष्ट रूप से इस ठूंठ से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सेवक काका की आंखों में आंसू थे। दूसरे चाचा, वीर ने सिर्फ 3 महीनों में बैल की शक्ति सीखी और उसमें महारत हासिल कर ली। उसके पास शारीरिक साधना के लिए बहुत उच्च प्रतिभा है। आप उसे रोक नहीं सकते। क्या तुमने यही बात कल नहीं कही थी? क्या तुम कुछ नया नहीं ला सकते? ली मुक्सियू ने अपने कान में उंगली डाली और कहा, शारीरिक साधना में क्या भविष्य है? ज्यादा से ज्यादा तुम अपनी सीमा तक पहुंचोगे। मुझे बताओ, क्या तुम इतने ताकतवर हो? क्या तुम 10,000 सैनिकों को रोक सकते हो? सेवक काका के पास कोई जवाब नहीं था। 10,000 सैनिक जिनका ली मुक्सियू ने जिक्र किया था, वे स्वाभाविक रूप से साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि वीर परिवार के युआन शिविर के अभिजात योद्धा थे। इन योद्धाओं में से 10,000 किंगजोऊ शहर के आधे हिस्से को तोड़ने के लिए काफी थे, जो उसके बस की बात नहीं थी। वीर, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो चलते हैं। ली मुक्सियू जाहिर तौर पर डर गया था कि सेवक काका वीर के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। उसने वीर का छोटा हाथ पकड़ा और उसे दूर खींच लिया। काका, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीर ने सेवक काका की ओर हाथ हिलाया। हालांकि यह आदमी अपने तरीकों में कठोर था, वीर ने उसकी देखभाल और चिंता को नजरअंदाज नहीं किया। वीर, सेवक काका ने धीरे से मुंह खोला और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वीर को दूर खींचते हुए देखकर बच्चे का हंसता हुआ चेहरा जो पीछे मुड़कर देख रहा था, अचानक उसके शब्दों को शांत कर दिया। विशाल सेनापति रणवीर का घर, क्या वह एक बच्चे का समर्थन नहीं कर सकता? कल के शब्द एक बार फिर उसके कानों में गूंज रहे थे। सेवक काका चुप हो गए। शायद इस पल में वीर खुश था। कम से कम उसे एक खुशहाल बचपन मिल सकता था। 2 आकृतियां, एक बूढ़ा और एक जवान, एक पल में गायब हो गईं। केवल वह आदमी वहां खड़ा रह गया, जिसने एक लंबी नजर के बाद धीरे से आह भरी। बादलों पर सवारी करने और कोहरे में यात्रा करने के समान एक अनुभव के साथ वीर को ली मुक्सियू ने आकाश में उड़ते हुए नेतृत्व किया। सेनापति रणवीर के घर के आंगन तेजी से उनके पैरों के नीचे से गुजर रहे थे। वीर ने देखा कि नौकरानियां और घर के नौकर सुबह सुबह पानी खींच रहे थे और खाना बना रहे थे। घर की मालकिन आंगन में टहल रही थी और 5वीं महिला अपने बच्चे को प्रशिक्षण मैदान में ले जा रही थी, आंगन के द्वार पर ईमानदारी से निर्देश दे रही थी। ये दृश्य तेजी से गुजर गए, जिससे वीर को आश्चर्य हुआ कि जिस समय वह आमतौर पर सोता था, उस समय मानव दुनिया पहले से ही इतनी जीवंत थी। क्या तुम डरे हुए हो? ली मुक्सियू ने नीचे देखकर उदासीनता से पूछा। ऊंचाई से डर लगता है? खैर, बिल्कुल नहीं, वीर ने जवाब दिया। उसे हवा में खड़ा होना जमीन पर खड़ा होने से अलग महसूस नहीं हुआ, मानो एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत शक्ति द्वारा समर्थित हो। सुबह की ठंडी हवा अपनी ठंडक से छनकर आती हुई लगी, जिससे केवल एक ठंडी हवा बच गई जो उसके चेहरे को सहला रही थी और उसके बालों को उड़ा रही थी। ली मुक्सियू थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अब मैं गति बढ़ाने जा रहा हूं। जब उसने बोलना खत्म किया, वीर को अपनी आंखों के सामने का दृश्य अचानक धुंधला हो गया क्योंकि वे हवा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पलक झपकते ही वे किंगजोऊ शहर से बाहर निकल गए थे। शहर के बाहर विशाल जंगल की ओर बढ़ रहे थे। आधे घंटे बाद ली मुक्सियू धीरे धीरे वीर के साथ एक विशाल झील के किनारे उतरा। झील जहां तक आंखें देख सकती थीं, वहां तक फैली हुई थी, जिसमें काली लहरें उठ रही थीं। हरा पानी गहराई को दर्शाता है, काला पानी एक खाई को दर्शाता है। ये स्पष्ट था कि झील अतल थी।
सतह पर केवल थोड़ी सी लहरें थीं, जो शांत और शांतिपूर्ण लग रही थीं। लेकिन इसी वजह से एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि एक खाई के किनारे खड़े हों। झील के चारों ओर कई बड़े पहाड़ थे जिनमें खुला इलाका था। कुछ झील के किनारे सीधे थे, अन्य अधिक गोल और विस्तृत थे। वे पहाड़ों में से एक के आधार पर उतरे। लीमुक्सियू ने विशेषज्ञता से चारों ओर देखा और कहा, यहाँ पानी उथला है, तुम यहाँ मछली पकड़ सकते हो। मैं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए झील के बीच में जाऊंगा। इसे अपने साथ ले लो, यह एक संकट में तुम्हारी रक्षा कर सकता है। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी तरफ कुछ भी होता है तो बस चिल्लाना और मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। वीर ने सिर हिलाया और बूढ़े द्वारा दिया गया सुनहरा ताबीज ले लिया। क्या तुम चारा लगाना जानते हो? मुझे तुम्हारी लाइन फेंकते हुए देखने दो। लीमुक्सियू ने जल्दी नहीं की, बल्कि उसने एक बड़ी चट्टान पर अपना हाथ फेरा, जो एक मछली पकड़ने के मंच में बदल गई। उसने फिर से अपना हाथ हिलाकर आसपास की झाड़ियों को साफ कर दिया, जिससे मछली पकड़ने की लाइन फेंकते समय शाखाओं और खरपतवारों में फंसने से बच गई। उन्हें साफ करने से एक शुरुआती व्यक्ति जैसे वीर को देर हो जाती। वीर पत्थर के मछली पकड़ने के मंच पर कूद गया, बैकपैक खोला और अंदर एक नम, लाल आटे का बैग पाया। शक्ति प्राप्ति के इन छोटे दानवों के लिए मृत चारा काफी है। बाद में, जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे, तो मैं तुम्हें जीवित चारा दूंगा, जिसमें सफलता की ज्यादा संभावना होती है, लीमुक्सियू ने टिप्पणी की। वीर ने कोई हंगामा नहीं किया और सिर हिलाया। उसने कुशलता से चारा का एक टुकड़ा बाहर निकाला और तुरंत एक मछली जैसी गंध महसूस की। उसने मुट्ठी के आकार के हुक पर चारा लगाया, जिसे पूरी तरह से ढकने के लिए काफी चारा लगा। लीमुक्सियू के आश्चर्य के लिए, उसने वीर की तकनीक को देखा और पूछा, क्या तुमने पहले मछली पकड़ी है? नहीं, वीर ने कहा, क्या यह ऐसे ही नहीं किया जाता? हाँ, यह ऐसे ही किया जाता है। लीमुक्सियू ने सिर हिलाया, वीर को फिर से देखा लेकिन अब और ध्यान नहीं दिया। उसे कल कुछ शब्दों के बाद ही एहसास हो गया था कि बच्चा बुद्धिमान था। ये चीज तुम्हारी गंध को छुपा सकती है। लीमुक्सियू ने कहीं से पाउडर का एक मुट्ठी बाहर निकाला और उसे वीर के शरीर पर थपथपाया, फिर जारी रखा, अब लाइन फेंको। अगर तुम आज एक भी पकड़ने में सफल रहे, तो मैं तुम्हें कल फिर से यहाँ खेलने के लिए वापस लाऊंगा। ठीक है। वीर ने सिर हिलाया। फिर उसने मछली पकड़ने की छड़ी को जितना हो सके उतना दूर फेंकने के लिए घुमाया, उसे 100 गज दूर झील में फेंक दिया। जैसे ही हुक पानी में एक धपाक के साथ गिरा, वीर के सामने अचानक एक पाठ दिखाई दिया। मत्स्य कला, 0 स्तर 110। मछली पकड़ने का अनुभव जोड़ दो। वीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से उस खेल से मछली पकड़ने की कला को भी पैनल में लॉग इन किया जा सकता था। वीर को और भी आश्चर्य हुआ कि केवल लाइन फेंकने से उसे 2 अंक का अनुभव मिला था। आमतौर पर, उसे शतरंज के एक खेल के लिए केवल 1 अंक मिलता था। थोड़े चुनौतीपूर्ण शतरंज के खेल से 2 अंक का अनुभव मिलता था। इसका मतलब था कि मछली पकड़ना शतरंज कला की तरह था, जिसने सुझाव दिया कि यह झील अधिक खतरनाक झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने के लिए एक बड़ी चुनौती थी। याद रखना, धैर्य रखो, शांत रहो और पानी के नीचे कुछ भी परेशान मत करो। इधर उधर मत देखो, अपनी आंखों को तैरने वाली वस्तु फ्लोट पर रखो। जब तुम मछली पकड़ना शुरू करते हो तो ये थोड़ा उबाऊ महसूस हो सकता है, लेकिन एक बार जब तुम्हें एक काटने को मिलता है, तो तुम समझ जाओगे कि सभी बिना किसी घटना के इंतजार करना इसके लायक था। लीमुक्सियू ने ईमानदारी से निर्देश दिया, चिंतित था कि वीर का बचकाना अधीरता उसे जल्द ही हार मानने के लिए प्रेरित कर सकती है। आखिर, मछली पकड़ना ज्यादातर उनके जैसे बूढ़े लोगों के लिए था। 1 7 या 8 साल का बच्चा, जो ऊर्जा से भरा हुआ था, ऐसे अकेलेपन के लिए शायद ही धैर्य रखता। वीर ने सिर हिलाया। वीर के शांत और संयमित अंदाज को देखकर लीमुक्सियू के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई, और उसने और कुछ कहने से खुद को रोका, चुपचाप बगल में देख रहा था। अपने हुक को महसूस न करते हुए, उसने चुपके से अपनी आत्मा को पानी के नीचे की हरकतों को देखने के लिए छोड़ दिया। 2 छोटी मछलियों को अपनी ओर तैरते हुए देखा, एक शक्ति प्राप्ति के 4थे स्तर पर और दूसरी 7वें स्तर पर। जैसा कि शुरुआती की सुरक्षा के चरण से अपेक्षित है, इतनी जल्दी कुछ हलचल हो गई है। देखते हैं कि क्या वह उसे बाहर खींच सकता है। लीमुक्सियू को थोड़ी जलन हुई। हालांकि वह मछलियों को सीधे काटने के लिए तकनीकों का उपयोग कर सकता था और मछली पकड़ने में वीर की रुचि को बहुत बढ़ा सकता था, लेकिन मछली पकड़ने के प्रति उसके अपने प्यार ने उसे इस तरह के उबाऊ तरीकों के लिए समझौता करना असंभव बना दिया। जल्द ही, वीर ने तैरने वाली वस्तु को हिलते हुए देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक गईं, और थोड़ी देर धैर्य के बाद जब तैरने वाली वस्तु आधे से ज्यादा डूब गई, तो उसने जल्दी से छड़ी को ऊपर खींचा। उस खींचने के साथ, लाइन तंग हो गई। हुक के दूसरे छोर पर कुछ भयंकर रूप से संघर्ष कर रहा था, लाइन के माध्यम से जबरदस्त बल का विस्फोट भेज रहा था। लेकिन वीर के हाथों में ये जबरदस्त बल बिल्ली के बच्चे के घर्षण जैसा महसूस हुआ, और एक मजबूत झटके के साथ दूसरा छोर अनियंत्रित रूप से उसकी ओर खींच गया। बहुत जल्दबाजी मत करो, मछली के हुक से छूटने से सावधान रहो, लीमुक्सियू ने बगल से सलाह दी।
वीर का दिल कस गया और उसने तुरंत अपने खिंचाव को थोड़ा ढीला कर दिया। फिर ली मुक्सियू के मार्गदर्शन में मछली को कुशलता से खेलने लगा। झील का काला पानी हिंसक रूप से उफनने लगा, ऊंचा ऊंचा पानी उछलने लगा। लगभग 10 मिनट तक लड़ने के बाद वीर ने आखिरकार थक चुकी दानवी मछली को किनारे पर खींच लिया। वह 4 से 5 मीटर लंबी थी, जिसका मुंह तेज दांतों से भरा हुआ था जो एक वयस्क को पूरा निगल सकता था। अगर कोई गलती से पानी में गिर जाता तो वे निस्संदेह इस दानवी मछली के लिए एक दावत बन जाते। शक्ति प्राप्ति की एक मछली ने अभी तक रूप बदलना नहीं सीखा था और उसमें केवल आदिम बुद्धिमत्ता दिखना शुरू हुई थी, जिसमें एक खून खराबे वाली और दुष्ट दानवी प्रकृति का प्रभुत्व था। जैसे ही मछली को किनारे पर खींचा गया, वीर की आंखों के सामने पाठ दिखाई दिया। मछली पकड़ने का अनुभव जोड़ 3-7। वीर की आंखें इस दृश्य को देखकर थोड़ी चौड़ी हो गईं। वाह, बस ऐसे ही, लगभग आधा अनुभव का हिस्सा। किनारे पर दानवी मछली ने भयंकर रूप से संघर्ष किया और यहां तक कि वीर पर हमला करने के लिए अपना मुंह भी खोला। मानव जाति के सदस्य को निगलने का इरादा था। एक आकस्मिक झटके के साथ ली मुक्सियू ने दानवी मछली के शरीर को सिकोड़ दिया, उसे एक गोली के आकार की छोटी मछली में बदल दिया। उसने इसे आसानी से उठा लिया और मछली की टोकरी में फेंक दिया। बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी शुरू कर दोगे। ली मुक्सियू हंसा और वीर से कहा, कैसा महसूस हो रहा है? थक गए हो? यह मछली शक्ति प्राप्ति के 7वें स्तर पर थी। पानी के नीचे जो बल वह निकाल सकती थी वह बहुत बड़ा था। 8वें स्तर पर कोई भी छड़ी को स्थिर रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास कुछ कला है। थका नहीं हूं। वीर मुस्कुराया। ठीक है, तो जारी रखो। बढ़िया, मैं इस मछली को चारे के रूप में इस्तेमाल करूंगा। ली मुक्सियू, मछली पकड़ने के लिए उत्सुक, ने बोलना खत्म किया, फिर मछली की टोकरी उठाए और आगे बढ़कर दूरी की ओर उड़ गया और पलक झपकते ही वह सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। वीर ने दूर से देखा और दूसरी पार्टी को झील के केंद्र तक पहुंचते हुए देखा। यहां तक कि अपनी दृष्टि शक्ति विजुअल स्ट्रेंथ के साथ भी वह केवल एक छोटे से बिंदु को ही देख सकता था। सिर हिलाते हुए वीर ने और नहीं देखा और अनुभव के लिए समय का सदुपयोग करना जारी रखा। उसने फिर से हुक पर चारा लगाया और लाइन फेंकी। मछली पकड़ने का अनुभव जोड़ 2। वीर मछली पकड़ने के मंच पर बैठ गया, ध्यान से तैरने वाली वस्तु को घूर रहा था, चुप्पी में इंतजार कर रहा था। हाल ही में पकड़े गए मछली ने साबित कर दिया कि मछली को बाहर निकालने से ज्यादा अनुभव मिल सकता था, इसलिए वह केंद्रित रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। शायद इसलिए कि पिछली मछली के साथ लड़ाई में बहुत समय लगा था, जिससे बड़े बड़े छींटे पड़ गए थे और आसपास की मछलियों को सचेत कर दिया था। वीर 1 घंटे तक बैठा रहा और तैरने वाली वस्तु पर कोई हलचल नहीं हुई। क्या ये हो सकता है कि चारा पहले ही चुपके से खा लिया गया हो? यह विचार वीर के दिमाग में आया और वह जांच करने के लिए हुक को ऊपर खींचना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने बार बार लाइन फेंककर एक बग का फायदा उठाने के बारे में सोचा था, जो केवल अनुभव के लिए मछली पकड़ने से तेज होता। लेकिन दूसरी बार फेंकने पर उसे केवल एक अंक का अनुभव मिला। तीसरी बार उसे कोई भी नहीं मिला। स्पष्ट रूप से, बिना पकड़े बार बार फेंकने का मतलब था कि केवल फेंकने से प्राप्त अनुभव सीमित था। ठीक उसी समय स्थिर तैरने वाली वस्तु अचानक हिल गई। वीर की लगभग सुन्न हो चुकी आंखें तुरंत चमक गईं, लेकिन इससे पहले कि वह इंतजार करना जारी रख पाता, तैरने वाली वस्तु पानी में डूब गई और आंखों से गायब हो गई। वीर ने जल्दी से छड़ी को खींचा और लाइन कसकर तंग हो गई। दूसरे छोर से एक विशाल बल एक पल में प्रसारित हुआ, जिसका वजन दर्जनों कड़ाहियों के बराबर था। यह एक बड़ी है। वीर ने विशाल संघर्ष से तुरंत महसूस किया कि पानी में चीज छोटी नहीं थी। उसका दिल ठंडा हो गया और उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उसने मछली पकड़ने की लाइन को हिंसक रूप से नहीं खींचा, क्योंकि ऐसा करने से मुंह आसानी से मुड़ सकता था और पकड़ी हुई चीज छूट सकती थी। इसके बजाय इसे कसने के बाद उसने धीरे से तनाव को थोड़ा ढीला किया और फिर तुरंत इसे फिर से कस दिया। पलक झपकते ही पहले से ही काला और शांत पानी का सतह अचानक क्रोधित लहरों में फट गया, इतना हिंसक रूप से उफन रहा था कि वे 1 दर्जन मीटर से ज्यादा व्यास में फैल गए। वीर एक विशाल छाया को धीरे धीरे पानी के तल से खींचा जा रहा था और सतह के पास भयंकर रूप से संघर्ष कर रहा था। वह छाया भयानक थी, लगभग 7 या 8 मीटर लंबी, और जैसे ही वह संघर्ष करती थी, उसके द्वारा उठाए गए छींटे और लहरें और भी दूर तक फैल जाती थीं। वीर ने मछली पकड़ने की लाइन को कस दिया और ढीले और तनाव के वैकल्पिक पैटर्न का पालन करते हुए धीरे धीरे उस विशाल छाया को किनारे के करीब खींच लिया। पानी के तल पर चीज को कुछ महसूस हुआ और वह अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा, एक सपाट और विशाल मछली के सिर को प्रकट करते हुए, जिसमें तेज दांतों का एक मुंह था जो अनगिनत तेज बांस के खंभों की तरह थे। उसकी आंखें, एक भयंकर और पन्ना हरी, मछली पकड़ने के मंच पर वीर पर खुद को टिकाए हुए थीं। केवल 7 या 8 साल के बच्चे को देखकर मछली की आंखों में भयंकरता गुस्से में बदल गई। अज्ञानी बच्चे, अपने दादा कैटफिश को पकड़ने की हिम्मत करो। मछली दानव वास्तव में इंसानी भाषा बोल रहा था, एक तेज कर्कश आवाज निकाल रहा था।
उसने संघर्ष करना जारी नहीं रखा, बल्कि तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। पहले से तंग मछली पकड़ने की लाइन एक पल में पानी में ढीली हो गई। मुझे तुम्हें खाते हुए देखो। कई 100 मीटर की दूरी को उफनती हुई लहरों के नीचे तेजी से बंद कर दिया गया। मछली दानव, वीर को पूरा निगलने का इरादा रखता था, अचानक पानी से लगभग एक जैंग ऊपर मछली पकड़ने के मंच की ओर उछल पड़ा। जैसे ही मछली दानव जमीन पर उतरा, वीर की आंखों के सामने निम्नलिखित पाठ दिखाई दिया। मछली पकड़ने का अनुभव जोड़ 6-8। मत्स्य कला पहले स्तर तक उन्नत हुई। उसी समय कई मछली पकड़ने के कौशल उसके दिमाग में भर गए। लेकिन इस समय वीर इस जानकारी को अवशोषित और पचा नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपनी खोपड़ी को तंग किया और अपने विचारों को हाथ में ली गई स्थिति पर केंद्रित किया। राक्षसी मुंह से बदबू कुछ ही इंच की दूरी पर थी और वह दानव के गले के अंदर गुलाबी कोमल मांस के कांपने को भी देख सकता था। वीर पहली बार अपने दुश्मन का सामना कर रहा था। उसके दिल में एक झटका लगा और थोड़ी घबराहट हुई, मछली दानव की डराने वाली उपस्थिति के कारण। सौभाग्य से उसकी हरकतें उसकी आंखों में एक कछुए जितनी धीमी लग रही थीं। वर्षा श्रावण मीनार में उसने 3 किताबें एकत्र की थीं जो केवल शारीरिक साधना के दायरे में दृष्टि शक्ति के अभ्यास के लिए समर्पित थीं। उन्हें मिलाकर और संशोधित करके उसने अपनी दृष्टि शक्ति को एक अत्यंत उच्च स्तर तक बढ़ाया, जो शक्ति प्राप्ति के दायरे में पेश किए गए से कहीं ज्यादा था। उसी क्षण उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और जल्दी से अपनी शांति रिगेन कर ली। फिर अपने शरीर को एक तरफ मोड़कर और झुकाकर वीर ने अपना हाथ बढ़ाया, मछली दानव के तेज दांतों को पकड़ लिया और अचानक मुड़कर उसे फेंक दिया। ये सब पलक झपकते ही हुआ, पूरी गति सहज और तरल थी। एक धम्म की आवाज आई, मछली दानव किनारे के पीछे दसियों मीटर दूर पहाड़ की तरफ टकराया। उसकी पूंछ जमीन से जोर से फड़फड़ा रही थी, जिससे एक हंगामा हुआ। तुम किस तरह के दानव हो? पागल हो जाने के बाद मछली दानव ने ऐसी कांपती हुई चीख निकाली। उसने अपने पेट को थोड़ा घुमाया और वर्षों की साधना ने उसे इस पल में मौत की छाया महसूस कराई। उसके सामने का पीला कोमल बच्चा, केवल 7 या 8 साल का, भयानक रूप से डरावना था। वह निश्चित रूप से मानव जाति का नहीं हो सकता था, बल्कि किसी महान दानव के रक्त वंश का वंशज होना चाहिए। वीर ने मछली दानव के शब्दों को सुना और एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर हंस पड़ा। फिर भी मछली दानव को किसी भी अप्रत्याशित चाल चलने से रोकने के लिए उसने लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला किया और आगे बढ़ गया। धप! अचानक मछली दानव के गाल हिंसक रूप से फूल गए और फिर उसने एक मुंह भर काला बदबूदार कीचड़ एक जहरीले तीर की तरह उगल दिया। वीर अज्ञात चालों से सावधानी से बचाव कर रहा था और जैसे ही काला कीचड़ उसके मुंह से निकला, उसने अपना पैर अचानक घुमाया, हमले से बचते हुए। फिर अपने पैरों से धक्का देते हुए उसने तेजी से दूरी को बंद कर दिया। नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो। मछली दानव डर गया, दया की भीख मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीर का मुक्का पहले ही उसके माथे पर स्क्वेली उतर चुका था। केवल मांस के भयानक झटके वाला बल ही मछली दानव के शरीर को हिंसक रूप से हिलाने के लिए पर्याप्त था। उसकी खोपड़ी एक तड़ के साथ अंदर धंस गई, जिसमें से हरा दिमाग बाहर निकल गया। वीर समय पर बचने में कामयाब नहीं हो पाया और उस पर काफी छिड़काव हुआ। एक तेज मछली जैसी गंध हवा में भर गई, जिससे उसे लगभग उल्टी आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े को हमेशा मछली जैसी गंध आती थी। लगातार मछली पकड़ने से समय समय पर ऐसी घटनाएं होना तय था। हालांकि मछली दानव की पूंछ अभी भी जमीन से टकरा रही थी, लेकिन ये केवल तंत्रिका ऐंठन लगती थी, जिसमें पिछली भयंकरता की कमी थी। वीर ने उसे मरने का दिखावा करने से रोकने के लिए 2 और मुंह के जोड़े। तभी जब मछली दानव के सिर में एक छेद टूट गया था और हरा दिमाग बाहर निकल रहा था, तो उसने अपना हमला बंद कर दिया और पीछे हट गया, मछली दानव के शरीर से दूर चला गया। उसने खुद से सोचा कि अगली बार जब वह मछली पकड़ने जाएगा, तो तलवार लाना बुद्धिमानी होगी। अन्यथा अगर वे एक और भी अधिक दुर्जय प्राणी से मिलते, तो मछली पकड़ने के बजाय वे खुद चारा बन सकते थे। बेशक लीमुक्सियू के बगल में होने से वीर मूल रूप से सुरक्षित था, बूढ़े द्वारा दिया गया सुनहरा ताबीज भी अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। हालांकि वीर को हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। मछली दानव से निपटने के बाद वीर ने फिर उन कई संदेशों पर विचार किया जो अभी अभी उसके दिमाग में दिखाई दिए थे। कई मछली पकड़ने की तकनीकें एक एक करके सामने आईं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 1 दशक से ज्यादा समय से किनारे पर मछली पकड़ रहा हो। पानी को देखकर, लाइन को मापकर, हुक को छिपाकर और इसी तरह। वह विभिन्न मछली पकड़ने के कौशल में अच्छी तरह से पारंगत था। वीर मछली पकड़ने के मंच पर गया, मछली पकड़ने की छड़ी और उलझी हुई लाइन को साफ किया, फिर से हुक पर चारा लगाया, लेकिन इस बार अधिक कुशल हरकतों के साथ। एक रोल और उसकी हथेली के एक स्ट्रोक के साथ उसने चारा को हुक के चारों ओर मजबूती से लपेटा। उसके बाद उसने काली झील को देखा। एक बार काला पानी अब उसकी आंखों के सामने स्पष्ट बदलाव दिखा रहा था। उसकी नज़र पानी की धारा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को पहचान सकती थी और वह 7 या 8 मीटर की गहराई तक देख सकता था।
पानी के शांत होने के बाद जो लहरें बस गईं, वे पैटर्न की तरह लग रही थीं, जो सतह के नीचे की धाराओं की दिशाओं को दर्शाती थीं। इन अंडरकरंट्स के माध्यम से वीर के दिमाग ने एक निर्णय उत्पन्न किया। इस स्थान से दूर, झील के तल पर, कुछ हिल रहा था। इस मछली पकड़ने के मंच के पास, दो बड़ी गड़बड़ियों के बाद, ये संभावना है कि कुछ भी नहीं बचा। गहराई से महत्वपूर्ण प्राणी सभी भाग गए थे। एक विचार वीर के दिमाग में आया और उसने अपनी छड़ी फेंकने और निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के बजाय पहल करने का फैसला किया। वह छड़ी को तट के किनारे ले गया, कभी कभी ध्यान से पानी की सतह पर देखता रहा। नीचे की धाराएं उसे अपने शिकार की दिशा निर्धारित करने में मदद करती थीं। जल्द ही, लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद, वीर एक खाड़ी जैसी जगह पर रुक गया। उसने अपनी छड़ी फेंकने के लिए मिट्टी का एक ठोस टीला चुना। इस बार, उसके जोरदार फेंकने के बावजूद, भारी हुक पानी पर सिर्फ एक छोटी सी लहर के साथ उतरा, बिना किसी पिछली पिंग ध्वनि के। उसके बाद, हुक द्वारा लाइन को खींचा गया और धीरे धीरे नीचे डूब गया। वीर थोड़ा दुन गया, चुप्पी में इंतजार कर रहा था। बस कुछ ही मिनटों में, तैरने वाली वस्तु ने हलचल के संकेत दिखाए। वीर आश्चर्यचकित नहीं था। इस फेंकने के साथ, उसने अनिवार्य रूप से नीचे के प्राणी के पास सीधे चारा पहुंचाया था। ये घर पर वितरण जैसा था। एक स्विश ध्वनि और तैरने वाली वस्तु पानी में डूब गई। आह, यह एक अधीर साथी लगता है। वीर धीरे से हंसा और अचानक छड़ी को ऊपर खींच लिया। लाइन से एक भारी बल आया, लेकिन पहले संघर्ष के दौरान, वीर महसूस कर सकता था और निर्णय कर सकता था कि यह लगभग 2000 पाउंड था। शायद सिर्फ शक्ति प्राप्ति के दायरे का एक मछली दानव जिसमें पूरी तरह से प्रकट हुई बुद्धिमत्ता नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पानी में जो गड़बड़ी इसने पैदा की, उसे 1 किलोमीटर दूर से भी हल्का हल्का पता लगाया जा सकता था। उसने अभी भी दृढ़ता से ऊपर खींचने और हल्के से खींचने का विकल्प चुना। छड़ी बाईं और दाईं ओर लहराई, और हर खिंचाव के साथ, हुक अधिक कसकर पकड़ा गया, आसानी से हिलता नहीं था। जल्दी ही, 7 या 8 मिनट तक इसके साथ खेलने के बाद, वीर ने थक चुके मछली दानव को झील से बाहर खींच लिया। मछली पकड़ने का अनुभव जोड़ 2-3। मछली दानव ने किनारे पर एक बार वीर पर भयंकर रूप से हमला किया, लेकिन उसने मुक्का मारकर उसे मार डाला और उसे अपने पीछे पहाड़ी पर फेंक दिया। फिर उसने हुक पर फिर से चारा लगाया और मछली पकड़ना जारी रखा। पानी के नीचे अभी भी और थे। ये बूढ़ा अजगर काफी चालाक है, अपने निशान का एक भी संकेत नहीं दिखा रहा है। दानव झील के ऊपर, ली मुक्सियू की आकृति ऊंचे आकाश में गायब हो गई। उसने कोई मछली पकड़ने की छड़ी नहीं पकड़ी थी, केवल एक लगभग पारदर्शी लाइन जो लंबवत रूप से पानी की गहराई में डूब गई थी। उसकी मछली पकड़ने की कला, लाइन को धागे में पिरोने की दक्षता तक पहुंच गई थी, जिससे वह नीचे की स्थिति को तल पर लाइन की हरकतों से महसूस कर सकता था। ये कौशल सीधे अपनी दिव्य आत्मा के साथ खोज करने, गहराई में झांकने से अलग नहीं था। उसने अपनी लाइन को जितना हो सके गुप्त रूप से फेंका था, लेकिन बूढ़े अजगर ने जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाया। वीर जिस छोटी मछली दानव को पकड़ रहा था, उसे एक और मछली दानव ने खा लिया था। ये बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली खाने का मामला था, लेकिन उसका लक्ष्य मछली पकड़ना नहीं था, यह अजगरों के लिए मछली पकड़ना था। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा अजगर आज गहरी नींद में होना चाहिए। इस 3000 मील की काली झील के भीतर कहीं छिपा हुआ है। ली मुक्सियू ने थोड़ा सिर हिलाया, विशाल झील के विस्तार को देखा जो उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। उसने आह भरी, अपनी लाइन को वापस खींचा, और इस प्रक्रिया में एक लगभग 10 मीटर लंबी मछली दानव को बाहर निकाला, जो कांटों से ढकी हुई थी, जिसका इरादा अजगर के लिए चारा होना था। उसी क्षण, अपनी उंगली के एक झटके के साथ, मछली दानव का शरीर तुरंत सिकुड़ गया और एक हथेली की लंबाई की काली धब्बेदार मछली के आकार में सिकुड़ गया, जिसे उसने मछली की टोकरी में फेंक दिया। सोचता हूं कि क्या उस नौजवान को कोई सफलता मिली है। उम्मीद है कि वह बेचैन नहीं हुआ होगा और बाद में कुछ भी नहीं पकड़ा होगा। ली मुक्सियू ने खुद से बड़बड़ाया, अपनी मछली की टोकरी उठाई, और जिस दिशा से वह आया था उसी दिशा में वापस उड़ गया। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।